नमस्कार। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें आपको पहली बड़ी खबर दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, और पीएम ने सोनीपत की गोहाना विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित किया है। और दूसरी बड़ी खबर आपको बहराइच से दिखाएंगे, जी हां, उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। और तीसरी बड़ी खबर आपको दिल्ली से दिखाएंगे, जहां केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख से 5 सवाल पूछे हैं। और चौथी बड़ी खबर होगी कश्मीर से, जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में दोपहर 1 बजे तक 37% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दूसरे चरण में मतदान किए जा रहे हैं, उसी को लेकर 1 बजे तक 37% वोटिंग कर ली गई है। और पांचवी और आखिरी बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से दिखाएंगे, जहां बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी अक्षय शिंदे की मौत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी किया। क्या टिप्पणी की आगे आपको बताएंगे, लेकिन आपको इस वक्त 5 बड़ी खबरें दोपहर 2 बजे की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और चलिए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां पहली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के दौरे पर हैं, जहां पीएम ने सोनीपत जिले की गोहाना विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित किया है। और इस रैली के जरिए पीएम मोदी ने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली 10 विधानसभा सीटों के अलावा पानीपत और जींद की सीटों को कवर किया है। आपको एक बार फिर बता दें कि इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली 10 विधानसभा सीटों के अलावा पानीपत और जींद की सीटों को भी कवर करने की कोशिश की है। 10 से 12 विधानसभा सीटें यहां हो जाती हैं। पीएम ने कहा कि अब भारत करप्शन और परिवारवाद से दूर होकर तरक्की कर रहा है। आने वाले समय में कोई देश अगर सबसे आगे बढ़ेगा तो वो देश भारत है। आगामी समय भारत का सुनहरा है। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। हरियाणा लगातार, चाहे खेती का मामला हो, उद्योग का मामला हो, देश में टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा रही है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में बीजेपी का समर्थन बढ़ता जा रहा है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए पलवल से हमारी सहयोगी ज्योति खंडेलवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ज्योति, पीएम मोदी ने दौरा किया है, गोहाना में जमकर बरसे हैं, क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा? विपक्ष पर भी निशाना साधते नजर आए। जी सर, जैसे जैसे चुनावी माहौल बनता जा रहा है वैसे वैसे सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता नजर आ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार जो है अपनी रैलियां कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। जैसे ही बीजेपी ने टिकटों की घोषणा की थी तो तब से ही जो है बीजेपी में और जो है घमासान मचना शुरू हो गया था। बहुत से जो नेताएं हैं उन्होंने भी जो है पार्टी को छोड़ा और कांग्रेस को ज्वाइन किया। तो दूसरी तरफ भी कांग्रेस के काफी तमाम बड़े ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हुए। तो इसी को लेकर के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हरियाणा के अंदर जो शेड्यूल बनाया है उसमें पलवल का भी नाम उसमें आया है। 2 तारीख को जो है यहाँ पर पलवल में भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र की मोदी जी की जो है यहाँ पर रैली होने जा रही है। और सबसे रोचक बात यह है पलवल विधानसभा के अंदर के जो भाजपा प्रत्याशी हैं गौरव गौतम पलवल से, वो पहली दफा अपना विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो करण सिंह दलाल हैं, जो कि पलवल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो 8वां विधानसभा चुनाव अपना लड़ने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पलवल की जो जनता है वो भी जो है लुत्फ तो इस राजनीति में उठा रही है, क्योंकि एक तरफ पहला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है प्रत्याशी, तो दूसरी तरफ 8वां जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं करण सिंह दलाल कांग्रेस प्रत्याशी। बिल्कुल ज्योति, तो, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतती आ रही है। हरियाणा में भी 10 साल बीजेपी को हो चुके हैं। अब किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है और पीएम मोदी की रैलियां कितना असर पैदा करेंगी? जी सर, कहीं ना कहीं पलवल के अंदर जो है वो कांग्रेस का माहौल बन रहा है। तो इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र की जो मोदी जी की जो रैली है वो यहाँ पर पलवल के अंदर सुनिश्चित हुई है। जो पहली दफा ये जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं गौरव गौतम, इनसे उनका माहौल बनने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी पर लगातार बरस रहे हैं और अपने कार्यकाल को भाजपा के कार्यकाल में हुए कार्य को जो गिनवा रहे हैं, कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह होगी कि पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र जी की जो मोदी जी की जो रैली है वो कितना असरदार होगी, ये तो वक्त ही बताएगा।
निश्चित तौर पर देखिए समय बताएगा, लेकिन किस तरीके से आंकड़े बदलेंगे, समीकरण सेट करने की कोशिश की जा रही है, नजर बना के रखिए। हम आपसे आगे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया ज्योति, आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बात दूसरी बड़ी खबर की, जहां उत्तर प्रदेश के बहराइच में बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर फखरपुर के सराय जाखना में बुलडोजर से कई मकानों का ध्वस्तीकरण कर दिया जा रहा है। ध्वस्तीकरण के दौरान पीएससी और भारी पुलिस बल तैनात है। ग्राम समाज की जमीन पर बने दर्जनों दुकान और मकान पर को ध्वस्त किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सराय जाखना में लगभग 129 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि 1985 से लोग इस जमीनों पर रह रहे हैं। प्रशासन की ओर से नोटिस आया और उसी क्रम में यहां दर्जनों दुकान और मकान गिराए जाएंगे। तो कुल मिलाकर बड़ी कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर यहां देखने को मिली है और तकरीबन 129 मकान बताया जा रहा है। मकान और दुकानों की संख्या है 129, जिनको ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ ये मकानों दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। आपने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई अपराध के बलबूते पर ना की जाए, लेकिन ये मामला अलग है। आपको फिर बता देते हैं, मामला अलग है। इस मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। बहराइच से हमारे सहयोगी शबीहुल हसनैन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। शबीहुल, लगातार सुबह से इस मामले पर आप कवरेज कर रहे हैं, नजर बना के रखे हुए हैं, कहां तक कार्रवाई पहुंची है? आज की बड़ी खबरों में से एक ही बताई जा रही है और देश भर में चर्चा इस मुद्दे की बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले तमाम मामले सामने आए बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जो विवादित रहे, लेकिन इस मामले को किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट का निर्देश है? स्पष्ट करिए शबीहुल। कार्रवाई सुबह से जारी है। आपको दिखा दें कि अभी भी बुलडोजर यहाँ पर लगातार जारी है और बुलडोजर लगातार चल रहे हैं। लोगों के दुकान और मकान गिराए जा रहे हैं, जबकि यहाँ के लोग जो पूरी तरीके से यहाँ पर परेशान हैं, रोए जा रहे हैं, बिलखते जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। अभी भी सुबह से लगातार बुलडोजर चल रहा है। एक एक दुकानें और एक एक मकान यहाँ पर गिराए जा रहे हैं। लगातार बुलडोजर की प्रक्रिया चालू है, जबकि पीएससी के जवान, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की पूरी टीम और आला कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार इस कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर ग्रामीणों को यहाँ से काफी दूर किया गया है कि किसी तरीके की असुविधा न हो पाए, इसलिए लगातार जो है ये सुबह से बुलडोजर की प्रक्रिया चालू है। जी सर, बिल्कुल शबीहुल, अब जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अब तो मलबा ही मलबा चारों तरफ दिखाई दे रहा है। कोई आसपास कोई मौजूद हो आपके लोग, तो अगर बातचीत संभव हो, अगर जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर लोगों को क्या कुछ कहना है? क्योंकि आपने तमाम जानकारी सुबह साझा की है। कंफ्यूजन ये है कि आगे के समय में जो मकान तोड़े जा रहे हैं उनके लिए व्यवस्था क्या होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। न कहीं कोई व्यवस्था की ऐसी बात नहीं की गई है कि जिससे जो यहाँ पर आज घर गिराए जाएंगे उनको रहने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए हो। लेकिन हमारे साथ हम आपको प्रयास करेंगे, ग्राम प्रधान यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि ग्राम प्रधान जी से जो यहाँ की पूरी जानकारी देंगे। प्रधान जी से आप बात करेंगे कि आज यहाँ पर ये मामला चल रहा है, क्या है पूरा मामला, जरा जानकारी दीजिए। इसमें कोर्ट के आदेश से घर गिराए जा रहे हैं, इसमें दुकान प्लस मकान बने हुए हैं। गरीबों के रहने का एक ठिकाना था, आज से 40 वर्षों पहले ये बना हुआ था। अब प्रशासन ने ये बताया है कि ये ग्राम उसकी जमीन है, कुछ खलियान की और नंबर उसका रोड की, तो इसलिए वो गिरवा रहे। कितनी दुकानें और कितने मकान यहाँ पर आज गिराए जाएंगे? लगभग 40 तक। निश्चित तौर पर देखिए शबीहुल, आप लोगों से बातचीत कीजिए, उनकी आप बीती क्या है, क्या वो चाहते हैं, उनकी मांगे भी जरूरी हो जाती हैं, लेकिन बड़ी तस्वीरें आपने दिखाई हैं, बड़ी खबरें हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया शबीहुल, आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब बात तीसरी बड़ी खबर की, जहां केजरीवाल के भागवत से सवाल देखने को मिले हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख भागवत को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख से 5 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जिस कानून के तहत आडवाणी जी को 75 वर्ष पार पर रिटायर किया गया, वो मोदी जी पर लागू नहीं होगा। मोदी जी ने जून 2023 में एक नेता पर 70,000 के घोटाले का आरोप लगाया और कुछ दिन बाद उस नेता के साथ सरकार बना ली। ये सब देखकर आपको कष्ट नहीं होता है? किसी भी तरह ईडी सीबीआई का इस्तेमाल और बेईमानी से सत्ता हासिल करना क्या आरएसएस को मंजूर है? अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है कि आज हर भारतवासी के मन से ये सवाल कौंध रहा है और तिरंगा आसमान में गर्व से लहराए, ये सुनिश्चित करना हम सब की जिम्मेदारी है। तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर पूछे हैं और तमाम बातें कही हैं। एक तरफ से तंज पी कसा है,
उन्होंने पूछा है कि आपको दुख नहीं होता, सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बातें अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत से पूछी है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, दिल्ली में लगातार इन दिनों सियासत का जो मिजाज है गर्म बताया जा रहा है, पारे में बदलाव हो रहा है, लेकिन दिल्ली का पारा हाई दिखाई दे रहा है। अभी जो बड़ी अपडेट यह है कि अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत से सवाल पूछे हैं, पत्र लिखा है, कहा कि 75 वर्ष पर रिटायर किया गया कई नेताओं को वो मोदी जी पर लागू क्यों नहीं हो रहा है। साथ ही वो कह रहे हैं कि एक नेता को मंच से कहा था कि इन पर 70,000 करोड़ का घोटाला किया गया है और तमाम तरीके से उनके घोटाले गिनाए गए थे। अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने पूछा भी है कि आपको कष्ट नहीं होता। इससे कितनी सियासत गरमाएगी और क्या कुछ चर्चा का विषय बना हुआ है? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने 5 सवाल मोहन भागवत से किया। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जनता दरबार लगाया है, जिसमें उन्होंने आरएसएस प्रमुख से 5 सवाल किए थे, जिसको लेकर आज उन्होंने पत्र भी लिखा है। जिस पत्र में उन्होंने वही 5 सवाल दोहराए हैं जो पूछा गया आरएसएस से, जिसमें उन्होंने बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा है 75 वर्ष भाजपा में जिस तरह लाल कृष्ण एडवाणी को रिटायर किया था, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लागू नहीं होते। इसके अलावा बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एक नेता पर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, लेकिन आज यह कि उनके साथ सरकार बनाई गई। इसके अलावा भी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अरविंद केजरीवाल ने कहना चाहता है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि ये आरएसएस को छोड़ देगा। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है भाजपा जो है वो आरएसएस की एक शाखा है, आरएसएस से ही करने के लिए किसी भी प्रकार के राजनीतिक हरकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्या वो आरएसएस को शोभा देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पत्र में साफ तौर से लिखा है कि इस तरह की राजनीति की जा रही है, सत्ता हासिल करने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन राज्यों में भाजपा सरकार नहीं है उन राज्यों को पीड़ित किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। इसको लेकर आरएसएस के 5 सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछे हैं। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा आरएसएस प्रमुख उस पर क्या जवाब देते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है, जो तंज कसा है, कितना गहरा बीजेपी के लिए होगा, क्योंकि जिस तरीके से सियासत बीजेपी की होती आई है, कहा जाता रहा है कि आरएसएस ही बीजेपी को चलाती है, उसी की एक शाखा है, आरएसएस की शाखा है बीजेपी। अगर मोहन भागवत से सीधा पत्र लिखकर ये बातें कह रहे हैं तो कितना असर इसका होता है और किस तरह का माइंडसेट आम आदमी पार्टी का, किस तरीके से केजरीवाल चाहते हैं कि आगे इस पर बातचीत की जाए और सियासत तो गर्माएगी, वार पलटवार तो होगा। इरफान, सियासत की तो दिल्ली में फिलहाल सियासत सरमराती नजर आ रही है। लगातार भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रति आरोप का दौर शुरू है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में नजदीकी बस विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर भाजपा की तरफ से भी आरोप प्रति आरोप लगाए जाते हैं, तो जवाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप प्रति आरोप का दौर देखने को मिल रहा है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा, जिस तरह आरएसएस को प्रमुख को जिस तरह चिट्ठी लिखी गई है अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से मंच पर भी ये 5 सवाल पूछे थे आरएसएस प्रमुख से, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आरएसएस की ही एक शाखा मानी जाती है बीजेपी आखिर आरएसएस में ही निकली है कहीं ना कहीं, यानी गुरु आरएसएस ही है। क्या जिस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है, खास करके नरेंद्र मोदी जिस तरह से सत्ता हासिल करने के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह के चंद सीमा पार सियासत की जा रही है, क्या ये आरएसएस को शोभा देता है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा। निश्चित तौर पर इरफान, देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली में चुनावी बेला है और यही वजह है कि बयानों का मेला लगा हुआ है। आगे हम जरूर देखेंगे कि बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है, क्या स्थिति बनती है। बहुत शुक्रिया इरफान, आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और चौथी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का रण देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है और इसमें 25.78 लाख मतदाता शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। दोपहर 1 बजे तक 36.93% वोटिंग हो चुकी है और सबसे ज्यादा पुंछ में 49.94% वोटिंग हुई है, जबकि श्रीनगर में सबसे कम 17.95%, तकरीबन 18% मतदान हुए हैं।
और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जहां कभी वोटिंग के बहिष्कार का ऐलान होता था, आज वहां रिकॉर्ड मतदान हो रहा है और सेकेंड फेज को 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की है। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 239 कैंडिडेट मैदान में हैं। इनमें 233 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। दूसरे फेज में 131 कैंडिडेट्स करोड़पति और 49 पर क्रिमिनल केस दर्ज है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने अपनी संपत्ति केवल 1000 रुपए घोषित की और बता दें कि 18 सितंबर को पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई है और इस दौरान 61.38% मतदान हुआ। किशतवाड़ में सबसे ज्यादा 80% से ज्यादा मतदान हुआ। पुलवामा में सबसे कम 40% से ज्यादा मतदान हुआ। तो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। दूसरे चरण में 1 बजे तक 37% वोटिंग हो चुकी है। पहले बहिष्कार होता था, अब रिकॉर्ड मतदान हो रहा है। ये बात मुख्य चुनाव आयुक्त ने कही है। और चलिए अब बात करेंगे 5वीं और आखिरी बड़ी खबर की, जहां फेक है अक्षय का एनकाउंटर। जी हां, बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी अक्षय शिंदे की मौत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। क्या टिप्पणी है? दरअसल कोर्ट ने कहा कि इसे हम एनकाउंटर नहीं कह सकते हैं। सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया है कि स्टेट सीआईडी को मामला ट्रांसफर हो चुका है। दोनों मामलों की जांच स्टेट सीआईडी ने शुरू की है। पहला अक्षय शिंदे के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का और दूसरा उसकी मौत का। एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने मंगलवार 24 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। साथ ही विशेष जांच दल एसआईटी से मामले की जांच कराने का अनुरोध किया। बता दें कि स्कूल में संविदा सफाई कर्मी अक्षय शिंदे पर ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में 2 नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। आरोपी को गिरफ्तार कर नवी मुंबई की तलोजा जेल में बदलापुर से ले जाया जा रहा था, तभी गोलीबारी की घटना हुई जिसमें उसकी मौत हो गई। तो बदलापुर एनकाउंटर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है और कहा है कि हम इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। मुंबई से ब्यूरो चीफ संदीप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से पूरा एनकाउंटर का मामला सामने आया था, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि अक्षय का एनकाउंटर को हम एनकाउंटर नहीं कह सकते हैं। कई सवाल निशान इस पर देखने को मिले। क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइए संदीप। जी बिल्कुल, अक्षय शिंदे का जो मामला है उसको उसकी माँ पिताजी ने है जो है हाईकोर्ट में केस दर्ज किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम दोपहर में जब अक्षय को मिलने गए थे तो उससे बातचीत की थी और उसने अक्षय ने हमें ये भी कहा था कि मुझे यहाँ पे खाने के लिए पैसे मनी ऑर्डर कर दो और उसके बाद जो है मेरी रिहाई कब तक होगी, ये भी बात कही थी। और ऐसा आक्रोश हमने देखा नहीं था कि उसमें वो भागने की कोशिश करे। और दूसरी बात जो है, कोर्ट में ये भी कहा है कि उसकी शारीरिक क्षमता भी नहीं थी कि वो किसी पर अटैक करे या गोली से मार दे। और दूसरी बात जो है, कोर्ट ने जो है सरकारी वकील को और पुलिस को भी घेरा है कि ये एनकाउंटर जो है ये फेक है। अगर आप सेल्फ डिफेंस में जो खुद को बचाने के लिए कोशिश करते हो तो गोली पैर मारी जाती है और आपने जो गोली मारी है वो सीधा सर पे मारी है और छाती पे मारी है। तो इस वजह से और दूसरी बात, जो अक्षय ने आपकी जो रिवॉल्वर ली वो लॉक थी क्या? अगर वो लॉक नहीं थी तो क्यों नहीं थी? और ये भी सवाल निश्चित तौर पर देखिए, महत्वपूर्ण टिप्पणी हाईकोर्ट की और मुझे लगता है कि सियासी पारा भी आगे इस मामले को लेकर गर्मा सकता है। बहुत शुक्रिया संदीप, आपको जानकारी साझा करने के लिए।